आकार के अंदर 30 से ज्यादा राज्यों के यूनिट के अंदर जीएसटी को सर्वसहमति के साथ लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा बिक्री कर सुधार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, एक जमाना था जब यूपीए की सरकार यहां पर चलती थी, और यूपीए की सरकार चलती थी तब पाकिस्तान से हर रोज आतंकवादी घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, दिल्ली के दरबार में कोई उफ तक नहीं करता था, माथे पर जूं नहीं रेंगती थी। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उरी और पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, मगर इस बार स्थिति बदल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने जवानों के खून का बदला लेकर अपने नर बांकुरे वीर बांकुरे वापिस आए और दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत के जवानों का खून सस्ता नहीं है। अगर कोई हमारे जवानों के साथ छेड़खानी करेगा तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और मित्रों, इससे एक आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश गया है। और दूसरा टर्म शुरू होते ही 70 साल से कई मुद्दे ऐसे थे जिनको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मुद्दे देश की एकता और अखंडता के साथ जुड़े थे, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े थे। देश का हर नागरिक, और बंगाल का तो हर नागरिक विशेषकर चाहता था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को हटा दिया जाए, क्योंकि बंगाल के ही नेता थे, बंगाल के ही सुपुत्र थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर में 370 के आंदोलन के लिए कश्मीर की भूमि पर दिया। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव है कि हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कश्मीर के लिए कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया था। और मैं तो जब से कार्यकर्ता बना 14 साल की उम्र से, तब से नारे लगाते थे हम लोग कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मगर एक कसक रह जाती थी, दिल में एक दर्द रह जाता था कि धारा 370 और 35 है, तब तक कश्मीर हमारा नहीं है। और मित्रों, मोदी जी ने अगस्त महीने में 2019 में संसद के अंदर बिल पारित कराया और धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया, और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी बना। हमेशा के लिए कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं मानता हूं, जब भी देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी लिखा जाएगा, मोदी जी का एक कदम भूरी भूरी प्रशंसा के साथ किसी भी कटु आलोचक को भी लिखना पड़ेगा कि धारा 370 और 35A को हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश के करोड़ों लोग चाहते कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वहां भव्य राम मंदिर बने, सब लोग चाहते थे। कई आंदोलन हुए, 150 साल पुराना केस समाप्त नहीं होता था। कांग्रेस सरकार की नीति थी केस को लटकाए रखो, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहो, मसलों को उलझाते रहो, दंगे होते रहते हो। मोदी सरकार आई, सटीक आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए, परिणाम आया। और मोदी जी ने अभी गत ही लोकसभा के सेशन के अंदर, लोकसभा के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की घोषणा कर कर राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर दिया। और कुछ ही महीनों में आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर, जहां श्री राम का जन्म हुआ था, उसी भूमि पर हम देख पाएंगे। मैं मानता हूं, न केवल देश के बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों के मन की श्रद्धा को नरेंद्र मोदी जी ने परवान चढ़ाया है। 3 तलाक का मामला था, फिर तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को अन्याय होता रहा, सालों तक अन्याय होता रहा, इसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था शाहबानू के केस में, कांग्रेस सरकार ने आदेश को पलटा, कानून लाए और ट्रिपल तलाक को चालू रखा। मोदी सरकार ने मुस्लिम माताओं और बहनों को, बच्चियों को अपना अधिकार देने का कदम उठाया और ट्रिपल तलाक को तलाक देकर संविधान के बाहर करने का।
मित्रों, ये ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमारी राजनीति के अंदर, देश के लोकतंत्र के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने सालों तक नहीं की। मोदी जी ने एक झटके में ये किया है। और मैं बंगाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि इतना ही बड़ा कदम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। विभाजन के बाद करोड़ों लोग पड़ोसी देश से आए, शरणार्थी आए, 70 साल से वो वैसे ही रहते रहे, कोई कानूनी अधिकार नहीं, कोई पहचान नहीं, अपने ही देश में वो निराश्रित बनकर रहे। वहां तो परेशान होते ही थे, यहां पर भी परेशान हुए। अपनी सरकारों ने भी उनकी सुध नहीं ली क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, इसने करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको सम्मान देने का भारत का वादा जो सन 47 में किया गया था उसको 2019 में पूरा किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और वो शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिया। मैंने ममता जी का चेहरा उस दिन देखा था, गुस्से से लाल बबूला हो गई थी, नाम देने की, बोलने की तमीज भी नहीं रही थी। मैंने इतना गुस्से किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा कि हम इसका विरोध करेंगे, एडी चोटी का विरोध करेंगे। संसद में भी किया, रोड पर भी किया, रैलियां निकाली। मैं ममता दीदी को आज इतना पूछना चाहता हूं कि मतुआ समाज के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये नामशूद्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बांग्लादेश से जो बंगाली भाई आए हैं उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको नागरिकता मिले इसका आप क्यों विरोध कर रही हो? उनको सम्मान मिले उसका आप क्यों विरोध कर रही हो? बंगाल की जनता जानना चाहती है, उन्होंने स्पष्टता करनी चाहिए बंगाल की जनता के सामने कि जो शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं, इसके ये कारण है। और मैं ममता जी को कहना चाहता हूं कि आप सीएए का विरोध कर रही है, जब मतपेटियां खुले तब देख लेना कि बंगाल की जनता को बंगाल की जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। सीएए का विरोध आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे फैसले लिए जो 70 साल तक नहीं लिए गए थे। महात्मा गांधी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, राजेंद्र बाबू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मगर ये कांग्रेस कभी भी उनको नागरिकता देना नहीं चाहती थी। हमने मित्रों 60 करोड़ गरीबों को आवास, बिजली, शौचालय, सिलेंडर, बैंक खाते देने के साथ साथ अब एक ही कमी रह गई थी कि उनको शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था। मैं गुजरात से आता हूं। पहले 80 के दशक में गुजरात के कई क्षेत्रों में फ्लोराइड हुआ करता था, आज तो नहीं है। जल संचय अभियान मोदी जी ने चलाया और गुजरात के अंदर फ्लोराइड निकल गया है। परंतु उस वक्त मैंने देखा था कई युवा 25 साल की उम्र में उनके बाल सफेद हो जाते थे, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। ये फ्लोराइड का असर उनको अकाल वृद्धत्व देता था और देश के 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी आज भी भाग्य में नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम किया, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से देश के 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प किया। और मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा लोग बंगाल का इसको फायदा होने वाला है। मित्रों, हमने दूसरा काम किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। राहुल बाबा जब चुनाव में घूमते थे, किसानों का ऋण माफ करो, किसानों का ऋण माफ करो। लोक लुभावन वादे करने में कांग्रेस का कोई स्पर्धा में जीत ही नहीं सकता। मगर मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि यूपीए ने 10 साल में एक बार किसानों का ऋण माफ किया, 3.5 करोड़ किसानों को 60,000 करोड़ रुपया माफ किया। वो कहते हैं, आंकड़े कुछ और है, मगर इनका दावा मान भी ले तो 3.5 करोड़ लोगों को 60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया। राहुल बाबा, ध्यान से मेरी बात सुनना जरा। और मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपया देने की बात की। 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है और हर साल 6,000 रुपया पहुंचना है। मगर फिर से बंगाल वाले आप ताली मत बजाएं।
क्योंकि किसानों का सूची जो राज्य सरकार ने केंद्र को देना चाहिए, ममता दीदी नहीं देती है। उनको डर है कि मोदी जी का 6,000 रुपया आ जाएगा तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे ममता जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ लेंगे, काहे को बंगाल के किसान को आप दुखी कर रही हो? वो बेचारे साइक्लोन का मारा हुआ है, कोरोना का मारा हुआ, उसको 6,000 रुपया चाहिए। आप क्यों बीच में रोड़ा बनी हो? एक सूची भेज दो। मैं आपको कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं, शनिवार को सूची भेज दीजिए, हम सोमवार को पैसा भेज देंगे, हम तनिक मात्र देंगे। मगर इसमें आप राजनीति मत करिए, ऐसा मेरा कहना है। हमने छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर और श्रमिकों के लिए पेंशन की योजना की, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, अलग से मछुआरा विभाग बनाया, जिसका सबसे बड़ा फायदा बंगाल को भी हो सकता है। और तीनों सेनाओं के बीच में अगर युद्ध आता है, आपातकाल आता है या रणनीति बनानी है, सैन्य की तैयारियां करनी है, सैन्य को सुसज्ज करना है, आधुनिकीकरण करना है, सब चीजों के लिए एक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की योजना तो अटल जी के समय में बनी, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। 2019 में मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन कर दिया और आज सीडीसी काम कर रहे हैं और हमारी सेनाओं को आधुनिक करने का अभियान आज चल रहा है। वन रैंक वन पेंशन की मांग भी हमने पूरी कर दी। और आरसेप एक ऐसा संवाद, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी समझौता मनमोहन सिंह जी ने जो शुरू किया था, अगर आरसेप हो जाता तो देश का छोटा व्यापारी, लघु उद्योग, छोटे उद्योजक और किसान, मछुआरे सभी परेशान हो जाते, बर्बाद हो जाते। तो ये बात मोदी जी के सामने आई, तब आरसेप की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी की भूमि से आता हूं, गरीब किसान, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योजक को इनके हितों के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पशुपालक और मछुआरों के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरी आत्मा मुझे परमिशन नहीं देती है कि मैं आरसेप पर दस्तखत करूं। और विनम्रता के साथ आरसेप से भारत बाहर हो गया और आज देश के करोड़ों किसानों को मदद करने का काम आरसेप के माध्यम से हुआ है। So that is Amit Shah's